हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को बढ़ते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर की। यहाँ पे एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे एक इंजीनियर और रिटायर हो चुके सरकारी रिटायर इंजीनियर थे ये। इनके इनकी 3 बेटी और एक बेटा था। सबसे छोटी बेटी का नाम रूपल। इस बेटी का पढ़ने में काफी तेज होती है, तो इस बेटी का सपना होता है आसमान में उड़ना। मतलब एयर होस्टेस बनना। आसमान में उड़ना का उसका शौक होता है, इसलिए वो एयर होस्टेस लाइन चुनती है कि एयर होस्टेस बन के आसमान में उड़ूंगी मैं। तो अब मुंबई के एक प्राइवेट एयरलाइन से इसकी समझौता होता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद इसका जॉब लगता है, फिर ये हवा में उड़ सकते हैं, अपने सपने को पूरा करती। ये पिछले साल की कहानी है, लगभग अप्रैल की बात है। तो ये मुंबई निकल जाती है एयर होस्टेस बनने के लिए। प्राइवेट कंपनी से बात हुई थी, एयरलाइन से, प्राइवेट एयरलाइन से। वहां मुंबई में इसके करियर रहा करती थी जिसका नाम ऐश्वर्या है। मुंबई में ही रहती थी ऐश्वर्या, एक प्राइवेट एक अपार्टमेंट में रहती थी। तो ये भी चली जाती वहीं पे, वो अपने कजन के साथ रहती है। दोनों मिलजुल कर भाड़ा 50-50 इक्वली दिया करते हैं। अब अच्छी खासी इसकी जिंदगी चल रही होती है रूपल की। एक तो घर में सबसे लाडली प्यारी बेटी थी, अपने बाप की, अपनी माँ की। सब छोटी बच्चे को अक्सर ज्यादा लोग प्यार करते हैं। और अब इसकी जॉब ट्रेनिंग चल रही है। 6 मंथ की एक ट्रेनिंग थी। जो समझौता है 6 मंथ के था। ट्रेनिंग 6 मंथ बाद करती है, उसके बाद वो अपना एयरलाइंस में जॉब करती है। तो जिंदगी इसकी अच्छी चल रही है, वो आ रही है, जॉब कर रही है, काम कर रही है, घर में है, सब कुछ सही चल रहा है। अब समय आता है जस्ट 3 मंथ बाद, लगभग रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन होता है 3 मंथ बाद। 3 मंथ तक सब कुछ सही चला। अब 3 मंथ बाद इसकी जो कजन है ऐश्वर्या, उसको किसी कारणवश या कह सकते हैं रक्षाबंधन में या कुछ और भी काम था, जिसकी वजह से इसे वापस घर आना पड़ा रायपुर। अब ये रायपुर आ जाती है। अब अपार्टमेंट में मुंबई में ये रूपल अकेली है। समय संडे का होता है। अक्सर रूपल अपने घर वालों से अक्सर बात किया करती थी, हर दिन, सुबह में, दिन में, फिर रात में भी सोने से पहले बातें होती थी। तो संडे का दिन था। रूपल और उसके घर वालों की आखिरी बात हुई थी 10:30 यानी 10:30 में। ये आखिरी बात होती है रूपल के अपने घर वालों से। तो ये ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था, तो ज्यादा बात नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। फिर उसके माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम बात करेंगे बाद में। अब लगभग 12 बजते हैं। 12 बजे इनके पेरेंट्स दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन इस बार रूपल फोन उठाती नहीं है। तो चलो कहीं बिजी होगी इसलिए नहीं उठाई। लेकिन होता क्या था कि कभी भी ऐसा होता था उसके माँ बाप कॉल क्यों नहीं उठा पाई, तो टेक्स्ट मैसेज एक छोड़ देती थी, बट इधर छोड़ती नहीं है। अब 1-2 घंटे बाद फिर ट्राई करते हैं। फिर बेटी फोन नहीं उठाती है। सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अब ये समय बीतता जा रहा है, शाम हो गई। फिर कॉल करते लगातार कॉल किया जा रहा है, बेटी उठा नहीं रही। जबकि पिछले 3 मंथ में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन बात ना हुई हो या कॉल ना उठाई हो। जब कॉल नहीं उठाती वो टेक्स्ट मैसेज छोड़ती थी, बट इस वक्त टेक्स्ट मैसेज भी नहीं छोड़ी। तो शाम हो जाता है। अब परिवार को चिंता होती है। अब ये ऐश्वर्या जो उसकी कजन थी, जो रायपुर वापस आ चुकी थी, इसके माँ बाप उसे कॉल करते कि बेटा तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसको बोल दो कि एक बार जाके चेक कर ले, बात क्यों नहीं कर रही है, मतलब सब कुछ ठीक है ना। तो ऐश्वर्या अपने एक दोस्त को, वहीं पे उसकी करीबी दोस्त होता है, उससे को कॉल करती है। बोलते कि जाके रिक्वेस्ट करते हैं, जाके एक बार देख लो सब सही है या नहीं। और उसका दोस्त मान जाता है और अपार्टमेंट में जाके देखता है। वो जैसे ही जाता है, डोरबेल बजाता है, काफी देर बजाता है, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब इसे कुछ गड़बड़ लगता है। वो फोन करके तुरंत कॉल करके बोलते हैं ऐश्वर्या को, माँ बाप को। अब उन लोगों को भी चिंता होती है। तो ये जो ऐश्वर्या है वही बताती है कि अपार्टमेंट के बाहर, मतलब उस अपार्टमेंट की सोसाइटी के बाहर एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला है, वहां से डुप्लीकेट चाबी बनवा लो और जाओ। तो ये लड़का क्या करता है, जाता है, डुप्लीकेट चाबी बनवाता है, और आसपास के, मतलब सोसाइटी के, उस बिल्डिंग के, अपार्टमेंट के जो मेन लोग होते हैं, जो टेक केयर करते हैं उस अपार्टमेंट का, केयर टेकर बोल सकते हैं आप, तो उन सबको बुला लेता है ताकि कुछ हो तो सब सामने रहे। तो दरवाजा खोला रहता है, वो सामने देख के सबकी अक्की बक्की गुल हो जाती है। वो देखते हैं कि रूपल फर्श पे पड़ी हुई है और फर्श पूरा लथपथ है खून से, पूरा फर्श सना हुआ है खून से। अब सभी लोग देख के घबरा जाते हैं।
अब वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस अपने फोरेंसिक टीम को लेके पहुंचती है मौका वारदात पे। चेक होता है उसमें से दिखता है कि रूपा के गर्दन पे कुछ निशान रहता है चोट का, और पूरा खून लगभग निकल चुका है, काफी बह चुका है। फोरेंसिक टीम अपना वहां से जितना भी फिंगरप्रिंट होती है वो सब कलेक्ट करती है, बाकी करती है। अब पुलिस तहकीकात करती है, आसपास के लोगों से पड़ोसियों से पूछती है अपार्टमेंट में। कुछ खास इंफॉर्मेशन मिलता नहीं, किसी को उसके बारे में पता नहीं होता है। ये सारे जो हो रहा था वो संडे का दिन था, मतलब जिस दिन रूपल मरी वो संडे का दिन था। तो अब दिन आता है उसका जस्ट अगला दिन मंडे। और पुलिस वाले दो टीम कुछ टीमें तैयार करते हैं, कुछ को बोलते हैं कि उसके पर्सनल लाइफ को देखो, कुछ बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ देखो, और कुछ टीम को बोलते हैं कि बिल्डिंग की अच्छा से इंक्वायरी करो। एक टीम जाती है जो कि सीसीटीवी खंगालती है, सीसीटीवी देखती है, क्योंकि एक पुलिस वालों को एक बात क्लियर और थी कि ये मर्डर हुआ है 10 साढ़े 10 से लेके 1-2 बजे के बीच, क्योंकि 10:30 बजे उसके घर वालों से उसकी लास्ट बात हुई थी। और इधर जब घर वालों ने कॉल किया था तो लगभग 12-1 के बीच में कॉल किया था दोबारा, तो कॉल नहीं उठाई, मतलब इन दोनों या इसी बीच कुछ हुआ है 1-2 बजे के बीच। तो अब एक टीम सीसीटीवी देखे उस टाइमिंग के बीच का, कौन आया कौन गया, उसके कोई अंदर से आया या कोई बाहर से आया। उसी बीच अब एक टीम एंट्रेंस चेक कर रही है कि उसके घर में कोई एंट्री मारा है या नहीं। अपार्टमेंट रहता तो रजिस्टर पे सब चढ़ता है, लेकिन कुछ खास मिलता नहीं है सीसीटीवी में, कुछ नहीं मिलता है कि कोई ना बाहर से अंदर आता है, ना ही अंदर से बाहर जाता है उसके घर से, और ना ही एंट्रेंस में रूपल के घर पर कोई जाने का किसी का मतलब सबूत मिलता है, ना ही कोई नाम मिलता है। तो पुलिस सीसीटीवी खंगालते तो कुछ मिलता नहीं, यहाँ भी रजिस्टर पे कुछ नहीं मिलता है। उधर जो टीम पर्सनल लाइफ देख रही थी वहां भी कुछ नहीं मिलता है कि पर्सनल लाइफ में भी कोई इशू नहीं थी, उधर प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ इशू नहीं थी। अब मुद्दा था कि हुआ क्या आखिर। पुलिस सीसीटीवी को फिर से देखती है। अब क्या करते हैं, आसपास के भी सीसीटीवी को खंगालते हैं, मतलब उस बिल्डिंग में रूपल जहाँ रहती थी उस बिल्डिंग में के आसपास का जो सीसीटीवी था उसे खंगालती है, उसी बिल्डिंग में के प्लस उसके फ्लैट के आसपास का खंगालती है। तो लगभग 35 लोग उस सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होते हैं, जो कि इन इन समय के बीच लगभग 2-3 घंटे 10:30 से लेके 1-2 बजे के बीच जितने भी लोग क्रॉस किए हैं, तो लगभग 35 लोगों की लिस्ट बनती है। अब 35 लोगों की लिस्ट बनती है, सबसे पर्सनल इंक्वायरी की जाती है, लेकिन कुछ खास मिलता नहीं है, किसी पे डाउट भी नहीं होता है, सभी निर्दोष होते हैं, बेदाग होते हैं। अब सब पुलिस को समझ में नहीं आता क्या कि हुआ क्या इस बीच। कोई अंदर आया नहीं, कोई अंदर से बाहर गया नहीं, तो आखिर हुआ क्या। अब उसी बीच पुलिस वाले वहां पे जो वर्कर होते हैं अपार्टमेंट में, लाइक कुछ काम वाली आती होती हैं जो कि घर जाके काम करती हैं, कुछ हाउसकीपर होते हैं, साफ सफाई कर्मचारी, और भी कुछ लोग सामान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन सब से पूछताछ की जाए तो एक लिस्ट मैनेजमेंट से ली जाती है कि कौन कौन आता है जाता है। तो उसी में से कुछ लिस्ट बनते, सबको बुलाया जाता है। अब सबको बुलाया गया, सबसे इंक्वायरी की गई। उसी में से एक हाउसकीपर पे डाउट होता है, उसका नाम विक्रम है। और विक्रम, इसकी उम्र 35 साल होती है। विक्रम की पत्नी भी इसी अपार्टमेंट में काम करती है और इसका 2 बेटे होते हैं। तो इस विक्रम से इंक्वायरी की जाती है उस पर डाउट होता है, तो फिर सीसीटीवी में खंगाला जाता है। सीसीटीवी में कुछ अजीब दिखता है इस विक्रम के खिलाफ। दिखता है कि ये विक्रम साफ कर्मचारी जो है वो 10:30 में लगभग 10 साढ़े 10 के लगभग में ही वो अंदर जाता है रूपल के रूम के अंदर, लेकिन वो निकलता 1:30 बजे है। मगर कोई हाउस कीपर जो कि क्लीनिंग के लिए गया किसी के रूम में, गया 10:30 में और निकला 1:30 बजे, लगभग 2-3 घंटे। तो बाकी लोगों से पूछी गई, मतलब वहाँ के जो मैनेजमेंट की, क्या रूम सफाई करने में इतना टाइम लगता है, तो वहाँ के लोगों ने बोला नहीं। उसने एक चीज और नोटिस की है पुलिस ने सीसीटीवी में कि कपड़ा चेंज था, मतलब कि ऐसे वहाँ का जो जितने भी ऑफिशियल वर्कर थे वहाँ पे जो आते जाते थे सोसाइटी में, उनका एक वर्कर का ड्रेस कोड होता था। तो जब ये जा रहा था तो उस ड्रेस कोड में था, लेकिन जब वापस आ रहा था 1:30 बजे निकला उस रूम से, तो इसका कपड़ा चेंज था, शर्ट पैंट में था नॉर्मल। तो ये भी एक डाउट की वजह बनती है। पूछा गया ये भी बात पड़ोसियों से कि क्या मतलब रूम क्लीन करने के बाद ऐसा कोई नियम है कि रूम उधर ही घर में ही अपना ड्रेस चेंज कर ले, तो बोलते नहीं सर ऐसा कोई नियम है नहीं, नॉर्मली जो कीपर होता है क्लीन करके अपने घर जाते हैं, घर जाके अपना कपड़ा चेंज करते हैं। अब ये भी
डाउट की वजह होती है। ये 2 डाउट की वजह इस पे बेस पे विक्रम को उठाया जाता है। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। फाइनली विक्रम अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कहता है कि सर मुझे पता था कि ये जो रूपल है वो घर पे अकेली है। मैं गया था हाउस क्लीनिंग करने और मेरा नियत थोड़ा खराब हो गया एक अकेले देख के। बट जब मैं जबरदस्ती करने की कोशिश किया तो मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश किया तो वो विरोध करने लगी। बस इसीलिए मैंने चाकू निकाला और मार दिया। तो पुलिस ने ये उसने कबूल किया। पुलिस को एक बात समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति जो कि अचानक संडे को ही जाता है और मतलब चाकू लेके जाता है। मतलब हाउस कीपर चाकू क्यों ले जाएगा? जो किसी का काम क्लीनिंग का है वो चाकू क्यों ले जाएगा? वो अच्छे से तोड़ते हैं, पूछताछ फिर करते हैं। बोलता है कि सर देखिए मुझे पहले से ही पता था कि ये कुछ दिनों से वो अकेली है घर पे। संडे को मैं चाकू लेके इसलिए गया था कि अगर वो जबरदस्ती मतलब मुझे रोकेगी, विरोध करेगी तो मैं उसे मार दूंगा। मतलब प्री प्लान मर्डर ये उसका मतलब कहना था। और कपड़े इसलिए ले गया था ताकि उनके छींटे उटे पड़े तो वो चेंज कर लूं मैं। यही थी हमारी आज की कहानी। पुलिस ने यही कोर्ट में भी सबमिट की रिपोर्ट। तो हमारी कहानी आज की यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।